हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अलावा भी कई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हमने इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं जिनमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। जैसा कि आप जानते होंगे, ये जो सेक्टर है ये जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है। दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर। फोटोज में भी आप देख रहे होंगे कुछ प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज को इसमें दिखाया गया है। इनसे और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके हम जीडीपी का एक पार्ट जो कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसमें प्राइमरी सेक्टर की जो गुड्स होती हैं उनको वैल्यू एडिड किया जाता है या उनके मूल्य में और वृद्धि की जाती है। एग्जाम्पल है इसमें कन्वर्टिंग शुगर केन इनटू शुगर केन का प्रोडक्शन करना। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। बट शुगर केन से शुगर बनाना ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। ऐसे ही माइनिंग इज द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, बट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। फोटोज में भी आप कुछ सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज को देख रहे होंगे। जीडीपी में जो सेकंड पार्ट होता है हमारा, उसमें सेकेंडरी सेक्टर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको हम इसमें ऐड करते हैं। तो इस तरह से जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर और आगे जो तीसरा सेक्टर है हम टर्सरी सेक्टर, इसके पार्ट को भी शामिल किया जाता है। टर्सरी सेक्टर दिस इज सर्विस सेक्टर, और ये ऐसा सर्विस सेक्टर है कि ये जो बाकी के हमारे दोनों सेक्टर हैं इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसमें ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ये एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वह भी हमारा जीडीपी का पार्ट बनता है। तो इस तरह से अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन का मूल्य जितना हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करके हम जीडीपी प्राप्त कर सकते हैं। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंतर्गत जो दूसरे सेक्टर्स आते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इसमें पब्लिक सेक्टर जो कि रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, और इसका जो मोटिव होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर। इसका मोटिव अर्न प्रॉफिट नहीं होता है, लाभ कमाना नहीं होता है,
जनता की सेवा करना इसका मोटिव होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर वर्क करते हैं। दूसरी इसकी फीचर है गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इसमें, प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट रहता है, सरकार का ही इसमें पैसा रहता है, सरकार अपना पैसा ही लगाती है इसमें, प्राइवेट सेक्टर का पैसा इसमें काम नहीं करता है। वर्क कल्चर ऑफ एम्प्लॉई, जॉब सिक्योरिटी होती है, सैलरी उनकी फिक्स होती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में वर्क करना पसंद करते हैं। यहाँ फोटो में भी आप कई एग्जाम्पल देख रहे होंगे जो कि पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं ये प्राइवेट लोगों से संबंधित है। इसमें जो फीचर्स हैं, सबसे पहली फीचर इसमें आती है, ये सेक्टर प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है इस सेक्टर का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है, सोशल वेलफेयर नहीं है। तो इसलिए ये कोशिश करता है कि ऐसे वर्क किए जाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अदर फीचर्स आर प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल रहता है, सरकार का कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है, प्राइवेट फाइनेंस होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी फीचर है वर्क कल्चर ऑफ एम्प्लॉइज। वर्क कल्चर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब यहाँ इस बात से है कि ये जो कंपनी जॉब देती हैं वो अपने प्रॉफिट बेस लेकर के चलती हैं। अगर प्रॉफिट अच्छा है तो सैलरीज बहुत ज़्यादा पे की जा सकती हैं, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो सैलरी भी डिक्रीज की जा सकती है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सैलरीज लगभग हर वर्ष बढ़ती ही हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में ये प्रॉफिट बेस वर्क होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट कमा करके दे रहे हैं वर्कर तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उनकी सैलरी भी घट जाती है। यहाँ इनके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्री, और इस फोटो में और भी कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेक्टर हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ये सेक्टर एक तरह से गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होता है और इसकी जो फीचर्स हैं वो है गेट एश्योर्ड वर्क, काम मिलता है और आगे भी मिलने की संभावना रहेगी, बीच में छूटने की संभावना नहीं रहती है। इट इज रजिस्टर्ड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है ये सेक्टर। वर्कर थर्ड है वर्किंग कंडीशन आर फेवरेबल, वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है वो उसके फेवर में है, उसे मेडिकल लीव भी मिलती है, उसे वीकली लीव भी मिलती हैं, उसको महीने पर सैलरी मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस वर्कर के फेवर में ही हैं। और लास्ट है देयर आर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स,
वर्किंग आवर भी फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक में काम करता है तो दिस इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, और वहाँ पर उनके काम के घंटे फिक्स हैं, सैलरी फिक्स है, महीने में कितनी छुट्टी उन्हें मिलेंगी ये पहले से फिक्स है, उन्हें काम से हटाया नहीं जा सकता है। तो दिस इज द फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम करने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर रेलवे का एक फ़ोटो दिखाया है, इसमें भी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एग्जाम्पल है। इसमें जो लोग काम करते हैं रेलवे में वो भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। दूसरा आ जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बिल्कुल विपरीत सेक्टर है ये। यहाँ पर इसकी जो फीचर दी गई हैं कि उनके जो काम के घंटे हैं टर्म्स एंड कंडीशन है और दैट इज नॉट फिक्स्ड। जॉब भी रेगुलर नहीं है, कभी मिल सकता है कभी नहीं मिल सकता। जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते। वर्किंग कंडीशन उनके फेवर में नहीं है। कभी तो उनको 8 घंटे से 10-10 घंटे और 15-15 घंटे तक काम करना पड़ सकता है, और इसके बदले में कुछ भी उनको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। ऐसी कंडीशन भी होती हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं। कोई मेडिकल लीव नहीं है, अगर बीमार पड़ते हैं और जॉब पर नहीं आते हैं तो सैलरी से वो पैसा काट लिया जाता है। तो इस तरह से कोई फ्यूचर सिक्योरिटी भी इनकी नहीं रहती है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है, जो करंट वेज रेट है उस पर, लेकिन उसे जॉब प्राप्त नहीं होता है। ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है, और आज देश में इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो वर्क करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वर्क नहीं मिल पा रहा है। तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। हमारे जो रूरल एरियाज में फैमिलीज रहते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण सभी को बाहर कहीं रोजगार नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो लोग एग्रीकल्चर में ही अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। तो देखने में तो ये लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर देखें तो उनकी वहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल वर्क या एंगेज्ड मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी। लास्ट पॉइंट है हमारा मनरेगा 2005। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको 2005 में लॉन्च किया था। इसकी जो फीचर्स हैं मनरेगा की कि इसमें लोगों को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये निश्चित है कि लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। रोजगार जो उनको दिया जाएगा वो उनके नियर बाई होगा, अर्थात उनके रेजिडेंस से 5 किलोमीटर की रेंज में ही उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा।
मैन एंड वुमेन को इक्वल पेमेंट मिलेगा, ये भी इसकी फीचर है, कोई भेदभाव नहीं है। इसके अलावा वुमेन्स के लिए भी जॉब सिक्योर किए गए हैं कि 1/3 जो एम्प्लॉयमेंट होंगे वो वुमेन के लिए होंगे। और भारत के अधिकांश जिलों में ये मनरेगा के प्रोग्राम लागू हो चुके हैं। तो इसमें मनरेगा में लोग 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड 1 साल में प्राप्त करते हैं। और ये भी ऐसा प्रोग्राम है जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करता है। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।